Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो उपाध्याय जी, अब हम अपने मेहमान से परिचय करा दें, आप कहें तो। बिल्कुल। हमारे मेहमान हैं आज के पंकज उपाध्याय जी। पंकज उपाध्याय जी हैं फिल्म मेकर, पोएट हैं। ये इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके ओनर भी हैं। एंड इनसे बातचीत करना हम शुरू करते हैं। वैसे तो देखने में बड़े यंग लगते हैं, हम सारी बात इनसे पूछ लेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो पंकज उपाध्याय जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। आपको श्रोताओं की ओर से नमस्कार। नमस्कार प्रदीप भाई, प्रदीप सिन्हा जी और प्रदीप उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया रेडियो दर्पण में और आपके श्रोताओं और दर्शकों से जुड़ने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए। तो हम अपनी जो कहानी है, आपकी कहानी, हम शुरू से शुरू करेंगे। आप भारत में कहाँ से हैं? जी, मेरी पैदाइश और परवरिश कलकत्ते की है और मेरी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर से है। अच्छा जी। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बंगाल एमिग्रेट कर गए थे मेरे ख्याल से ब्रिटिश एरा के दौरान। और उसके बाद मेरे पापा अकेडमिकली काफी ब्राइट थे और कलकत्ते में काफी वरिष्ठ पोजीशन में एक कंपनी के लिए काम करते थे जिसका फ्रांस और ब्रिटेन से कनेक्शन था। कलकत्ते में परवरिश हुई और मैं बड़ा हुआ बिल्कुल साधारण सा एक मिडिल क्लास फैमिली, मगर फिल्मों से हम सबको बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। मेरे ख्याल से 80s और 90s में शायद सारे एक मध्यम वर्गीय परिवार वैसे ही होते थे। घर में हर वक्त या तो पढ़ाई हो रही होती थी या फिर टीवी चल रहा होता था। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जमाने में कभी कभी ये भी होता था कि ये टीवी वगैरह ज्यादा मत देखो, गाने वाने मत सुनो ज्यादा, कभी कभी परिवार में होता था। ऐसा तो इतना चेंज हो चुका था जब तक आपका नंबर आया? जी, तो मेरा संयुक्त परिवार था, हम बहुत सारे थे। आपने सत्ते में सत्ता अगर फिल्म देखी हो, उसमें 10-11 भाई हैं। अच्छा। तो हम संयुक्त परिवार में चाचा और हमारे खुद के परिवार के मिलाकर हम टोटल कुछ 8 बच्चे एक साथ बड़े हो रहे थे। हमें कभी दोस्त या मित्र की जरूरत नहीं पड़ी और संयुक्त परिवार होने की वजह से बहुत केओस था। तो टीवी बेस्ट फ्रेंड था। अच्छा। सारी महिलाओं का, और रामायण, महाभारत, मालगुड़ी डेज, जितने प्रोग्राम्स आते थे वो हर वक्त चल रहे होते थे, चित्रहार। और सैटरडे संडे का दिन और शायद वेडनेसडे का दिन फिल्मों का होता था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी फिल्में देखना। और तो सत्यजीत रे की, हम सारे जॉनर की फिल्में देखते थे, चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली हो, हिंदी हो। हिंदी क्योंकि हिंदी हार्टलैंड से बिलोंग करते थे, तो हिंदी आसानी से समझ। वैसे आप बंगाली भी बोल लेते होंगे? जी, मैं बिल्कुल बंगाली अच्छे से बोल लेता हूँ। और मैं अपने आप को दिल से बंगाली ही समझता हूँ क्योंकि वहीं पे पैदा हुआ हूँ। और तो पढ़ाई भी आपकी सारी कलकत्ता में ही? जी, मेरी सारी पढ़ाई कलकत्ते में हुई, लेकिन मैंने मास्टर्स बंबई से किया है, मैनेजमेंट में, MBA में। अच्छा। वेलिंगकर माटुंगा से। लेकिन उसके अलावा सारी पढ़ाई लिखाई मेरी कलकत्ते में हुई है और मैंने फिल्म मेकिंग की भी पढ़ाई की है आफ्टर माय ग्रेजुएशन। वहां पे मैंने सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का जो सब्सिडरी है चित्रबानी, सेंट जोसेफ्स ऑर्गेनाइजेशन, वहां से मैंने कुछ 9 महीने का डिप्लोमा कोर्स किया था। तो ऑस्ट्रेलिया आने का इरादा कैसे बन गया? जी, तो जैसा बताया, मध्यम वर्गीय परिवार और पापा भी सर्विस में थे और उनके लिए वो काफी एकेडमिकली इंक्लाइंड थे। उनके लिए रुझान ये था कि किसी का भी अगर आपको चरित्र अच्छे से समझना हो या किसी में मेरिट है तो वो अपनी वो काबिलियत साबित करे, अपने किसी प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में। तो ये माहौल हमेशा से रहा है। पढ़ाई करने के बाद मैं कलकत्ते से निकला और मैं दिल्ली गया, बेंगलोर गया, उसके बाद मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मैंने BPO से अपनी करियर की शुरुआत की और BPO में इवेंचुअली मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफाइल में आ गया, जिसमें मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। आपकी बेसिक डिग्री किसमें है? मेरी फाइनेंस में मैंने MBA किया है। जी। और मैं शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के प्रोसेसेस को माइग्रेट करता था ओवरसीज से। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं काफी UK, US, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रहा। अच्छा। तो पिछले मेरे ख्याल से 2007 के बाद से मैं ओवरसीज रह रहा था, जिनमें से मैं ऑलमोस्ट 4-4.5 साल मैं लंदन में रहा और उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट कर गया फुल टाइम पिछले 4.5 साल पहले। अच्छा, ये बताइए कि हम आप
आपके परिवार यहाँ पर है, आपकी वाइफ, बच्चे? जी, मेरे माता पिता तो गुजर गए हैं। अच्छा। मेरे काफी यंग एज में मेरे मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद पापा की डेथ हो गई। पर मेरे परिवार में मेरी वाइफ यहाँ रहती हैं और वो भी जॉब करती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। जी, मेरी 2 बेटियां हैं, 10 साल और 5 साल की। बहुत बढ़िया जी, और हम 2 भाई हैं, जिनमें मेरे बड़े भाई आज भी कलकत्ते में रहते हैं। अच्छा। और मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो लंदन में रहता है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं आपके फिल्म के करियर पर। आपने पहली फिल्म कब बनाई और कैसे बनाई? जी, तो जैसा मैंने कहा, मैं फिल्मों से शुरू से, बचपन से रुझाव रहा है मेरा। और मैंने सीखना कभी छोड़ा नहीं था। पिछले 5-6 सालों से मैं, या शायद 7 या 8 सालों से मैं वीडियोस बना रहा था काफी। और मैंने ट्रैवल वीडियोस बनाए थे जब मैं यूके में रह रहा था, यूरोप में रह रहा था। और फाइनली जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में और हमेशा से दिल करता था कि जब मैं फिल्में देखता था बड़े पर्दे पर, तो वैसी चीज मैं भी बनाकर निकाल कर दिखाऊं लोगों को। तो कहानियां लिखता था, कविताएं लिखता था। तो कैनबेरा में जब मैं रहा 2016 में, वहां पे मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर से हुई। अच्छा। जो कि मेरे साथ मेरे कंपनी में काम कर रहे थे। और उनको मैंने जब देखा कि वो 24 आवर टाइमलाइन में वो सारी चीजों के लिए समय निकाल ले रहे हैं, वो कहानियां लिख ले रहे हैं, वो उस पे काम कर ले रहे हैं, तो मुझे लगा वो वापस से वो प्रेरणा आ गई कि मुझे भी शायद ये दोबारा करनी चाहिए। तो उनके प्रेरणा से और उनके पुश करने से मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, स्माइल, सी मिरेकल्स इन लाइफ एवरी डे। वो शॉर्ट फिल्म खुशकिस्मती से कैनबेरा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई। और जब वो स्क्रीन हुई और वो प्रोत्साहन मिला, जब मैंने अपना नाम देखा एक फहरिस्त में जहां पे मेरी भी शॉर्ट फिल्म लगी थी, मेरी बेटी ने उसमें अभिनय किया था, मैंने भी छोटा सा एक पार्ट किया था, और उसको काफी लोगों ने सराहा सोशल मीडिया पे। मैंने वो देखी है, कल ही देखी मैंने। अच्छा, बड़े सुंदर बनाई है। वो छोटी सी है लेकिन जी, वो 2 मिनट के कैटेगरी का चैलेंज था कि आपको 2 मिनट में बनाना एक स्टोरी जो दिल को छू जाए। अच्छा। तो जी, वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद मैं जब सिडनी मूव हुआ तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, नॉट अलोन। वो यहाँ के SF3 फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई और सेमी फाइनलिस्ट की उसे अवार्ड मिली है। इसके अलावा मैंने तौफीक अहमद शेख, मनवीर सिंह कोहली और हरजोत सिंह जी के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कुछ मेरे ख्याल से रेडियो कहते सुनते 89.3 FM सिडनी, और तौफीक अहमद शेख जो कि थिएटर पर्सनालिटी और रेडियो वाले भी हैं, उनके साथ मिलकर हमने कम से कम शायद 250 वीडियोस बनाए होंगे। अरे गजब। जी, जो यहाँ के मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स पर हैं, यहाँ के थिएटर इवेंट्स पर बेस्ड हैं, प्लेसेस ऑफ सिडनी पर बेस्ड हैं। ऐसे करके हमने काफी इंटरेक्ट किया। बहुत सारे इंटरव्यू वीडियोस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स का अगर मैं नाम लूं तो जैसे गांधी जी की जो जयंती थी उस पर बनाया हमने, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर बनाया हमने, फिर फ्लोरियाड बनाया कैनबेरा पे। जी, अच्छा, ऐसा है। आपसे अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। हम ये भी चाहेंगे कि आपकी जो फिल्म है, जो सबसे पहले आपने, क्या नाम था जिसका? स्माइल। हाँ, हमारे श्रोताओं को मेरे ख्याल से व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़िए। और हमारे जो श्रोता हैं, इतनी अच्छी इसकी तारीफ मैंने तो नहीं देखी, प्रदीप जी आप बता रहे हैं अच्छी है, तो हम चाहते हैं हमारे श्रोता भी देखें। तो उसका लिंक हमको चाहिए कि हम श्रोताओं के लिए दें ताकि वो लोग भी इसका आनंद ले सकें। दोस्तों, हमारी बात जारी है पंकज उपाध्याय जी से, जो फिल्मकार हैं, शायद करण जौहर के इनके की तरह से कुछ करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो पंकज जी, और आगे आपने इतनी सारी छोटी छोटी फिल्म बनाई, ये जो आपकी वेबसाइट पर सारी हैं अवेलेबल लिंक? जी, मेरी वेबसाइट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज पर ये सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा 2 और शॉर्ट फिल्मों की मैं बात करना चाहता हूँ जिसमें मैं एसोसिएटेड रहा हूँ क्रिएटिवली। ठीक है। ये है KH ब्रदर्स फिल्म से हरजोत सिंह जी की। अच्छा। प्रोडक्शन हाउस से है, एक स्टूडेंट वीजा और एक कर्मा। तो ये 2 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। इसके अलावा एक माँ करके है जिसपे सिर्फ मैंने मेरी वॉइस ओवर दी है। ये भी एक उभरते आर्टिस्ट हैं सिडनी में। तौफीक इसमें डायरेक्टर रहे हैं कर्मा में। कर्मा मैंने देखी है एक्चुअली। कर्मा भी बड़ी अच्छी छोटी सी फिल्म है। जी। तो हम, मेरे ख्याल में हम सारे जो हम लाइक माइंडेड लोग हैं, हम शायद अभी मास्टर क्लास अपने आप को नहीं कह सकते, मगर हम में सब में सीखने की ललक है, इच्छा है, और हम साथ मिलकर अच्छा काम करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब। जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये आपने कर्मा बताई, दूसरी कौन सी थी? जी, स्टूडेंट वीजा और कर्मा। अच्छा जी।
तो स्टूडेंट वीजा के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या उसका? जी, स्टूडेंट वीजा के बारे में कंटेम्प्रेरी स्टोरी है ये। इसके रचयिता भी अगेन हरजोत सिंह जी हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके ऊपर ये बेस करके एक प्यारी सी सोशल मैसेज थी कि किस तरह से लोग स्टूडेंट्स को यहाँ एक्सप्लॉयट करते हैं, जिनके पास वीजा नहीं होती, उनको कम पैसों पर नौकरियां देते हैं और उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। इसके अलावा जो कर्मा थे वो आप जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, इस कॉन्सेप्ट भी थी। जी, तो स्टूडेंट तो वीजा तो काफी सामयिक है, और मेरे ख्याल से एक तरीके से ये तो एक सामाजिक कार्य के रूप में मैं देखूंगा, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, और ये सोशल मीडिया जैसा कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत उपयोगी है, ताकि अथॉरिटीज तक ये जो इस तरीके की चीजें हो रही, वैसे तो अखबारों में और सब में पता चलता रहता है, लेकिन ये अपने आप में इस तरीके की शॉर्ट फिल्म जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है। बहुत बढ़िया। जी जी जी। और मेरे ख्याल से मैं और मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, हम लाइक माइंडेड हैं, और हमारा मैसेज भी यही है कि हम सामाजिक तरीके से इस तरह के सोशल मैसेजेस दे सके जिससे कुछ पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट हो। एक और मेहमान हमारे जुड़ने वाले हैं, और स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा उनकी जो है सहभागिता रहती है, तो रेखा राजवंशी जी की बात कर रहा हूं मैं, वो हमारे साथ फोन पर हैं। रेखा जी, दर्पण की ओर से आपका स्वागत है। जी प्रदीप जी, आप दोनों, प्रदीप स्क्वायर को नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। रेडियो में आप मेरे जोड़ते हैं, तो ये हार्दिक आभार। तो कल सिडनी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तो इस वर्ष कोरोना का ग्रहण लग गया, तो इस बदले हुए माहौल में आपने कैसे सेलिब्रेट किया रेखा जी? देखिए, सेलिब्रेशन तो मन से होती है ना, तो 9 बजे हमने काउंसिलेट के फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण आ रहा था, मोदी जी का भाषण था, जो वो सुना बाद में, और काउंसिल जनरल ने जो मैसेज दिया वो हमने सुना, और इसके बाद कल तो जूम कवि सम्मेलनों की धूम रही। तो 3 बजे मैं आज सुबह के सोई, क्योंकि एक हमने अपना लोकल जूम कवि सम्मेलन रखा हुआ था, राष्ट्रीय एकता और वतन पर जो फिदा होगा थीम थी। तो हमारे लोकल जितने भी पंकज बैठे हुए, इन्होंने भी माँ के ऊपर बहुत अच्छी, हाँ, मैं भी उसमें था, और काफी अच्छे यहाँ के सिडनी के काफी कवियों का सबको सुनने का बहुत दिनों बाद मौका मिला। तो और जो एक दूसरा कवि सम्मेलन था, वो 15 देशों के से एक कवि लिया गया था, उसमें मुझे सौभाग्य मिला पढ़ने का। तो मैंने बताया रात के 3 बजे उसमें सोने को मिला, लेकिन ठीक है। क्या बात है रेखा जी, आपने तो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा दी है। तो और अच्छा है, हम दर्पण रेडियो के श्रोताओं से भी आप जो है 15 अगस्त आपने ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक कर दिया। तो बिल्कुल, जूम ने, कोविड ने पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह कनेक्ट करा है। किसी के पास पहले वक्त ही नहीं था, अब वक्त ऐसा लगता है वक्त हो गया है। तो एक ये बात अच्छी हुई है, और स्वतंत्रता दिवस को तो सबने मेरे ख्याल से घर पे ही बैठ के देखा। मेरी हाई कमीशन में भी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो बहुत ही कुछ लोगों को, अपने स्टाफ के ही कुछ लोगों को बुलाकर ध्वजारोहण करेंगे। तो यही यहाँ हुआ, लेकिन मेलबर्न में काउंसिलेट ने कवि सम्मेलन को प्रोत्साहित किया, और वहां पर 2 कवि सम्मेलन हुए। पर्थ में भी एक कवि सम्मेलन काउंसिलेट की सहमति से या उनकी इजाजत से वहां पर भी एक हुआ। चलिए, आशा करते हैं कोरोना से हम लोगों को जल्दी छुटकारा मिलेगा, और अगले वर्ष जो है बिल्कुल हमेशा की तरह पूरे जोश के साथ जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो रेखा जी, जब इसकी कविता और शायरी की बात होती है, तो थोड़ी बात राहत इंदौरी जी की भी कर लें। उनका पिछले सप्ताह देहांत हो गया, तो आपके सोशल मीडिया पे काफी उनकी भी काफी शायरी सुनने को मिली। तो आपकी क्या राय है? आपके भी काफी सुना होगा उनको। जी बिल्कुल, मैंने सुना है, और जो एक बात मैं ये कहना चाहती थी, बहुत अच्छे शायर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कंट्रोवर्शियल थे। कंट्रोवर्शियल तो थे। ये परेशानी थी कि जब कलाकार या साहित्यकार, देखिए, हमारा धर्म और हमारा काम होता है पारस्परिक मित्रता और सौहार्द बनाए रखना, और देश में शांति, जिस चीज से शांति फैल सके वो शांति का प्रचार करना। तो
कई बार साहित्यकार अपने कर्म से हट जाते हैं, अपने धर्म से हट जाते हैं और क्या करते हैं कि वो दूसरी तरह का प्रचार शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि जब लता मंगेशकर बीमार हुई तो वो मोदी की समर्थक थी, इसलिए उन्होंने बड़ा मजाक बनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी गिरे तो भी वो यही हुआ। और उन्होंने कई चीज, मोदी फिसल कर लड़खड़ाए तो भी उन्होंने चटकारे लिए। अमित शाह की मृत्यु के लिए भी उन्होंने दुआएं मांगी। हाँ, तो नहीं, ये सही बोला आपने, बिल्कुल हम उन्होंने किया। और अमित शाह बीमार हुए तो एक खुशी मनाई गई। तो ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों से वो कंट्रोवर्सी में। हाँ, नहीं, बात सही। एक्चुअली रेखा जी, जो गीतकार होते हैं और जो कवि होते हैं, इनका एक इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, एक सिस्टम की आलोचना करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें सकारात्मकता रहना चाहिए, कुछ अपमान और तंज वाला भाव नहीं होना चाहिए। और वो लाइन बड़ी फाइन होती है। और जैसे आपने अटल बिहारी जी की वो मैंने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन पिछले दिनों उनकी वो जो शायरी जो थी अटल जी के लिए थी, तो वो थोड़ा सा एक व्यक्तिगत थी और एक तत्कालीन प्रधानमंत्री पर इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी जो थी, मुझे भी सुनकर खराब लगा था कि उससे समाज बटता है। किसी भी चीज से समाज बटे, वो एक अच्छी चीज नहीं करना चाहिए। ये साहित्यकार का धर्म नहीं है। चलिए, राहत जी अब हमारे बीच में नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा। मैंने फिर कहा कि जो कुछ लिख रहे थे, वो जो कुछ कर रहे थे, ये तो मैंने सबके विचार और जो लेख पढ़ के, ये सब कुछ सारी सामग्री जो भी मैंने बोली है, ये गूगल करके आप कोई भी ढूंढ सकता है। तो ये मेरा अपना निजी विचार नहीं है, लेकिन मेरा ये निजी विचार है कि किसी भी साहित्यकार को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। समाज को जोड़ने वाली बात होनी चाहिए, समाज को तोड़ने वाली बात है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर संदेश है इसी बात पर। तो ईश्वर राहत जी की आत्मा को शांति दे और श्रद्धांजलि देते हुए हम श्रोताओं को उनकी कुछ रोमांटिक शायरी सुनवाते हैं। जी, अच्छा रेखा जी, आप बनी रहिए हमारे साथ और हम आपको ये सुनवाते हैं। कविता के और उर्दू शायरी के इस जीवन में अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। वाह वाह, क्या बात है राहत जी, आखिर में बड़ी अच्छी बात कह गए। बड़ी खुशी हुई। तो रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो रेखा जी, कुछ स्वतंत्रता दिवस पर कुछ उपयुक्त पंक्तियां हो तो हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी बिल्कुल, छोटी सी मैं 2 मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगी, क्योंकि इतने शहीदों के बलिदान से हमको आजादी मिली। उस पर है, सीमा पे एक सिपाही जो शहीद हो गया, ना जाने कितने खार सबके दिल में बो गया, कि जैसे कायनात सारी ठहर सी गई, कोई सितारा आसमां में आज खो गया। और देश के ऊपर नाज हमको है, अभी तक हमारे दिल में बसा है, उसी को लेकर है। इस तिरंगे पर सभी को नाज हो, इस तिरंगे पर सभी को नाज हो, और तरक्की का नया अंदाज हो। कामयाबी देश के चूमे कदम, कामयाबी देश के चूमे कदम, अब नए आयाम का आगाज हो, अब नए आयाम का आगाज हो। और पंकज आपके साथ जुड़े हैं, बहुत टैलेंटेड फिल्म मेकर हैं, और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अब अगला उनका प्रोजेक्ट क्या है। जी रेखा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप हमेशा अपना स्नेह देती हैं मुझे, थैंक यू सो मच। जी, मैं अभी मैं 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं। एक है मेरा पैरानॉर्मल वेब सीरीज, उनके मैं कुछ एपिसोड्स को लिख रहा हूँ और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ उसके साथ प्रस्तुत होऊंगा। और दूसरा, मैं अपने एक पहली फीचर फिल्म पे काम कर रहा हूँ। मैं इसको एक वर्ष दूंगा, क्योंकि मैं हर मामले में तैयार होना चाहता हूँ। मैं स्टीवन सडनबर्ग, क्विंटिन टैरेंटिनो और बालू महेंद्र, जिन्होंने सदमा बनाई थी, इनसे मैं काफी प्रभावित हूँ। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट, एक विजुअल आर्टिस्ट बहुत सारी हैट्स को डबल कर सकता है। तो मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ हर मामले में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। थैंक यू रेखा जी, बहुत बढ़िया। आपकी जो पैरानॉर्मल वाली जो सीरीज है वो आपने लिखना शुरू कर दिया, बनाई नहीं अभी? जी, मैंने कुछ एपिसोड्स उसके लिखे हैं। मैंने उसकी कुछ
इंट्रोज और इंट्रोडक्शन सेगमेंट्स को शूट कर लिया है, रेडी कर लिया है, लेकिन मैंने उसे अभी शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। कम से कम 5 एपिसोड्स तैयार कर लूँ, तब मैं उसको लेकर सामने आऊंगा। ये फिक्शन है कि? जी, ये फिक्शन होगा। अच्छा जी, नरेटिव स्टाइल फिल्म मेकिंग होगी, नरेटिव स्टाइल स्टोरी होगी। मुझे लगता है ये सारी कहानियां होती है जैसे मैं काफी प्रभावित रहा हूँ मनोहर कहानियां, नंदन, चंपक, पिंकी, बिल्लू, चाचा चौधरी, इस तरह की कहानियों को पढ़कर बड़ा हुआ हूँ। और वो एक काल्पनिक दुनिया में आपको लेकर चली जाती थी। बहुत बढ़िया। तो हाँ, और तेलुगु सिनेमा से भी मैं काफी प्रभावित हूँ। तेलुगु सिनेमा में आज भी मेरे ख्याल से वो मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें जो हैं हमारे देश की, वो आज भी बरकरार हैं बनिस्बत की बॉलीवुड, जहां पे बहुत कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। हाँ, एक्चुअली हमारे जो इस तरह की जो धारावाहिक आया करते थे जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे। एक्चुअली मजा आता था बहुत पढ़कर, और उसे आप जीवित कर रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं और पंकज जी से पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, फिल्म वगैरह सब ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं क्या? जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और MS धोनी को तो आप जानते ही होंगे। जी, नाम सुना उनका। अच्छा, तो और अच्छा सुना है। अच्छा, ये है वो रिटायर हो गए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मेरे ख्याल से सही समय था रिटायरमेंट लेने के लिए। उन्होंने 16 वर्ष भारतीय क्रिकेट को दिया है और उससे पहले से खेल रहे हैं, बालेपन से। बहुत ऊंचाई दी है उन्होंने काफी ऊंचाई प्रदान की, और वो उन्होंने एक चरित्र प्रदान किया है कि एक कप्तान कैसा होना चाहिए, एक खिलाड़ी कैसा होना चाहिए। देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, और बहुत सही तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है पब्लिक लाइफ में। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं, और जिस तरह से उन्होंने संन्यास भी लिया है वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये मार्ग प्रशस्त करती है यंगस्टर्स के लिए कि वो आए और वो भी इसी तरह से एक सही चरित्र रखकर देश की कप्तानी करें, या फिर देश के इतने महत्वपूर्ण स्थानों में जगह प्राप्त करें। ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली भारत ने 2 विश्व कप जीते हैं, जिसमें से एक कपिल देव ने जिताया था, दूसरा धोनी ने जिताया है। लेकिन धोनी का जो है वो बहुत से क्षेत्रों में प्रेरणा उनसे ली जा सकती है। उनके पिताजी एक 4th क्लास एम्प्लॉय हुआ करते थे। उस परिवार से आके उन्होंने अपना पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उसके अलावा एक जो कैप्टन कूल उनका जो नाम रखा गया था, वो तो मतलब वो खाली खेल की बात नहीं है, वो हर व्यक्ति के लिए देखना कि कैसी कैसी परिस्थिति में वो अपने को संयत और बिल्कुल शांत रख पाते थे। इससे कोई भी प्रेरणा ले सकता, उसको खिलाड़ी होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो उपाध्याय जी, इसी के साथ हम विदा लें। बिल्कुल। पंकज जी, आप कुछ फाइनेंस में, आप तो MBA वगैरह किया है, आपका क्या कुछ संक्षिप्त रूप से कुछ बता सकते हैं तो बताइए, अदरवाइज हमारा कार्यक्रम जो है समापन की। जी, फाइनेंस, जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है फाइनेंस रियल एस्टेट की तरह है, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कभी भी छोटा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म, अगर लार्जर पिक्चर आपकी व्यू है तो आप कभी भी लॉस। बहुत अच्छी बात है पंकज जी, आप यहाँ तक आए अपना समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कविता, आपका पॉडकास्ट के बारे में फिर अगले कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार, और हम अपने श्रोताओं को भी नमस्कार कर दें। श्रोता लोग, आपने हमारा साथ दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। उपाध्याय जी, चलते चलते हम लोग श्रोताओं के लिए एक सुंदर देश प्रेम गीत छोड़े जा रहे हैं। यह राग देश पर आधारित है और इसमें भारत के बहुत सारे कलाकारों ने योगदान दिया है। भले ही यह गीत 30 साल से अधिक पुराना है, मगर इसे जब भी सुनो, यह रक्त में देश प्रेम का संचार उसी ऊर्जा के साथ करता है जैसा पहले किया करता था। स्वतंत्रता दिवस पर दर्पण के सभी श्रोताओं को एक बार पुनः बधाई। अगले सप्ताह आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। Kein Terz bei mir
एक वट बनिए सान तरस तेरा सुर मिले मेरे सुर देना मिलके बने एक नवा सुरताल मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मुझो सुर तुझे सा प्यारा मिले जॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दारू लखे बरसन